नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने वाला हूं। ये दूसरा वीडियो होगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी डाल दिया हूं, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न के तरफ। आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये 4.1 का दूसरा का पहला प्रश्न है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या दिया है पहले समझ लीजिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ समीकरण के रूप में हमें क्या कर देना है, निरूपित कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 के 1 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले हम आयताकार भूखंड बना लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आयताकार मान लीजिए, ये आयताकार भूखंड हुआ, ठीक है ना। इसकी टोटल क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। कितना है इसका टोटल क्षेत्रफल है, ये 528 मीटर स्क्वायर। ये आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। ये आयताकार भूखंड है, ठीक है ना दोस्तों। ये आयताकार क्या है, भूखंड है। इसकी टोटल क्षेत्रफल क्या है, तो 528 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न में हमें लास्ट में कहा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है ना। यानी तो हम क्या मानेंगे, ये दूसरा का पहला प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। लिखेंगे, मानेंगे माना कि आयताकार भूखंड चौड़ाई हम क्या मानेंगे, तो x मीटर मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, तो लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई मेरा x मीटर है, इसकी दुगुने से यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है इसकी क्या, लंबाई है। ये यानी 2x + 1 मीटर ये क्या हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी। अब समझ में ना आयताकार भूखंड की, ठीक है ना दोस्तों। अब प्रश्न में दिया है कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर, ठीक है, दिया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों। कितना दिया है क्षेत्रफल, तो 528 मीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें कह रहा है कि लास्ट में कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ ला देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई मेरा कितना है, 2x + 1 मीटर, ये क्या है, लंबाई है, ठीक है ना दोस्तों। लंबाई है इंटू चौड़ाई कितना है, तो x मीटर है, तो x फिर इधर लिख देंगे बराबर 528, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों क्षेत्रफल हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब गुणा करेंगे, 2x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। प्लस है तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे। अब क्या करेंगे, x में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x होगा। अरे बस बराबर है तो बराबर देंगे 528। अरे दोस्तों ये 528 हुआ, ठीक है ना दोस्तों। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, 2x² + x, अब बराबर उधर प्लस में 528 इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 528 बराबर 0 आ गया। अरे बस समझ में, इतना ही, इसको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 2x² + x - 528 बराबर 0 आ गया। तो लिखेंगे इसको, ये द्विघात, क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना दोस्तों। यानी इसी सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में ला देना था, तो हम लिख देंगे ये कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो अब चलिए का दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है ना दोस्तों। तो कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो लगातार होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोस्तों ये दूसरा का 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना दोस्तों। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो पहला अगर हम x माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चौथा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसा ही बढ़ते जाता है, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करें, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो इसको गुणा में लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो 306 है, ठीक है ना। ये दोनों गुणनफल हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए x में x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अरे बात समझ में, अब बराबर 306 है तो 306 उसी तरह उतार देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स उसी तरह उतार देंगे। बराबर के उधर प्लस में 306 है, इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा। 306 बराबर 0। हमें सोल्व नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसको द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ ला देना है, ठीक है ना दोस्तों। हमें क्या ला देना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे ये क्या लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना दोस्तों। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ये लिख देंगे, नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे लिख भी देंगे तो सही रहेगा। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना दोस्तों। 0 का रूप का है, ठीक है ना दोस्तों। इसको सिर्फ द्विघात समीकरण में ला देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए ये दूसरा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना दोस्तों। 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है, ठीक है ना। 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। हमें रोहन की क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे ये दूसरा का तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। ये दूसरा का कितना है, तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे माना कि रोहन, क्या लिखेंगे, रोहन, माना कि रोहन का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे, तो x वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। माना कि रोहन का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। तो उसकी माँ का क्या हो जाए, इसलिए उसकी माँ का आयु, उसकी माँ का आयु, ठीक है ना दोस्तों। उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगा, तो देखिए ये रोहन की जो माँ है, ठीक है ना दोस्तों, उससे क्या कितना वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी है। प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना दोस्तों। तो रोहन का वर्तमान x वर्ष है, तो ये उसकी माँ क्या है, 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 वर्ष की उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यानी उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब मैं प्रश्न में कह रहा है
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो दोनों का 3 वर्ष बाद का आयु ज्ञात करेंगे। देखिए वर्तमान आयु में जितना वर्ष जोड़ देंगे उतना वर्ष बाद का आयु मालूम चल जाएगा, और जितना वर्ष वर्तमान में जितना वर्ष घटा देंगे उतना वर्ष पीछे का आयु हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए तो लिखेंगे 3 वर्ष, क्या लिखेंगे 3 वर्ष, क्या प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन, क्या लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए वर्तमान में कितना है x वर्ष है, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद का मालूम आयु मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष बाद इनकी आयु रोहन की। ठीक है ना दोस्तों, और फिर उसके नीचे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, माँ की आयु, तो 3 वर्ष बाद उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगी, तो देखिए यह है उसकी माँ का आयु x प्लस 26 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस 26 है। ठीक है ना, इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद का आयु मालूम चल जाएगा। अरे बात समझ में ना, यानी वर्तमान में जितना जोड़ देते हैं उतना वर्ष बाद का मालूम चल जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 26 को 3 को 29 को, यानी x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा उनकी माँ का आयु। अरे बात समझ में ना, रोहन की। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या कर रहा है प्रश्न में, यानी फल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद का, रोहन का क्या है आयु x प्लस 3 है, ठीक है ना दोस्तों, उनकी माँ का क्या है x प्लस 29 वर्ष है, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो 360 लिखेंगे, ये दोनों गुणनफल हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो जब x बार इन दोनों में गुणा कर देंगे तो x जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे x प्लस 29। ठीक है ना दोस्तों, फिर प्लस 3 जब बाहर निकलेगा तो इसको लिख देंगे x प्लस 29 बराबर 360। अरे बात समझ में ना, अब देखिए अब क्या करेंगे x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ, प्लस है तो प्लस, 29 में x से गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। अरे बात समझ में, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अरे बात समझ में, अब देखिए 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस 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 होता है। 29 तिहाई कितना होता है, तो 29 तिहाई 87 होता है। देखिए 29 27 के 7 हारसिन 2 और 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है ना, यानी 87 होता है। 29 तिहाई कितना होता है 87 बराबर 360 है तो 360 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना, अब देखिए अब क्या करेंगे x स्क्वायर, अब देखिए ये प्लस 29x है, ये भी प्लस में 3x है, तो 29 गुणा 3 को कितना होता है, तो 29 गुणा 3 को कितना 32 होता है, प्लस 32x हो जाएगा। 29 गुणा 3 को कितना होगा 32x हो जाएगा, अब प्लस 87 बराबर 360 है तो 360 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, अब बराबर को प्लस में 360 है, इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, अब बराबर 0। अरे बात समझ में ना, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जिसका संख्या ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। अरे बस सुन, तो माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लिख देंगे और घटा देंगे। 360 में से 87 घटेगा तो देखिए 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 5 हुआ, ठीक है ना। तो ये एक हाथ से 15, 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या बचा है 2, यानी 2 73 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आ गया उस रूप का, तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि लिखेंगे इसी में क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना दोस्तों। सॉल्व हो गया। ये सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। अरे बात समझ में ना। तो ये तीसरा प्रश्न। अब चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना दोस्तों। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। ये दूसरा का चौथा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा का चौथा प्रश्न है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा,
लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की समान चाल मान लेंगे। ठीक है ना, प्रश्न में कह रहा है समान चाल। दोस्तों समान चाल क्या मानेंगे, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना दोस्तों, हमें चालें ज्ञात करना है। अरे बात समझ में। कुल दूरी प्रश्न में दिया है दोस्तों, कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी दिया है हमें 480 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितना दिया है, तो 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है ना दोस्तों, फिर प्रश्न में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए पहले इसको हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखिए माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 480 किलोमीटर की दूरी कितना समय में पार करेगी, तो समय पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए इसका दूरी कितना है, तो 480 किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, दूरी अब बट्टा समय कितना है, x किलोमीटर, दूरी कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, चाल कितना दिया है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 480 किलोमीटर इसका दूरी है, चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कितना समय लगेगा, तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो क्या लगेगा, 480 बट्टा x घंटा लगेगा। अरे बात समझ में ना, समय कितना लगेगा, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना समय लगेगा, तो 480 बट्टा x घंटा समय लगेगा। अरे बात समय निकल गया, ये समीकरण 1 मान लिए इसको। अरे बात समझ में ना, फिर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, यानी उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर, चाल कम करने पर चाल, तो ठीक है ना दोस्तों, यानी समान चाल है x 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है तो -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो अब देखिए ये 480 किलोमीटर का दूरी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना समय में पार करेगी, तो देखिए तो इसलिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा चाल होता है। यानी अब इस चाल से चलकर कितना समय में पार करेगी, तो देखिए दूरी है 480 किलोमीटर का दूरी है, किस चाल से, तो चाल कम हो रहा है तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना समय लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो कितना लगेगा, तो 480 बट्टा x - 8 घंटा लगेगा। ये समीकरण 2 हुआ। अरे बात समझ में, ये समीकरण 2 हुआ। तो प्रश्न में लास्ट में कह रहा है ठीक लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न से देखिए ये लिखेंगे 480 बट्टा x - 8, 480 बट्टा x - 8। ठीक है ना दोस्तों, फिर ये समय लिखेंगे 480 बट्टा x। देखिए ये दूरी बट्टा चाल क्या हुआ, समय हुआ, दूरी और बट्टा चाल क्या हुआ, समय हुआ। इन दोनों में अंतर कितना का है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। इसमें कितना का अंतर है, तो 3 घंटा का अंतर है, तो बराबर में 3 घंटा लिखेंगे। अरे समझ में ना, प्रश्न में कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लेती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इन दोनों में अंतर कितना का है, तो 3 घंटा का, तो बराबर में 3 लिखेंगे। अरे बात समझ में, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 8 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो x - 8 इंटू x होगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम होगा। तो अब देखिए x माइनस ये क्या है, x - 8 इंटू x में जब x - 8 से भाग करेंगे तो x - 8 से x - 8 कट गया तो गुणा सिर्फ x बचेगा, तो 480 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, अब देखिए अब क्या करेंगे, x - 8 में माइनस है तो अब क्या देंगे, माइनस x - 8 इंटू x में जब x से भाग लगाएंगे तो x से x कट गया तो बचेगा क्या, x - 8, तो 480 में अब इसमें गुणा कर देंगे x - 8 में। ठीक है ना, तो लिखेंगे 480 इंटू x - 8।
अरे बात अब बराबर 3 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो 480x माइनस 480 में 1 से गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 8 8 64, 64 के 4 हारसिन 6, और 4 के 32 6 38, यानी 38 से 40 होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब बट्टा क्या हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे इसमें, x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है। अब 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब बराबर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए अब यहाँ पे समझिए, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये 480 प्लस में ये माइनस में तो कट गया, 480 ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया, बचा क्या मेरे पास, तो 38 से 40, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके बट्टा में यानी 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहीं पे तीछा तीछी गुणा करेंगे, 38 से 40 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 से 40 हो जाएगा। अब बराबर तो बराबर देंगे। अब देखिए 3 में अब x स्क्वायर माइनस 8x में 3 से गुणा करेंगे तो 3 में जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अरे बात समझ में। अब 8x में 3 से गुणा करेंगे तो 8 के 24x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिख देंगे और 3 यानी 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब बराबर के इधर प्लस में 38 से 40 उधर जाएगा तो माइनस का 38 से 40 बराबर 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 3 इसमें से कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 24x में 3 से भाग तो 3 8 24, 8x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 38 से 40 में 3 से जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 में 3 और 3 दूना 6, इसमें का 2 चले जाएगा तो 3 8 24, 0 का 0, अब बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए ये गुना में 3 है, उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा तो 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3 खत्म हो गया। तो बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अरे बात समझ में आ गया, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप का आ गया। तो लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अरे बात समझ में आ गया, यानी चौथा प्रश्न भी सॉल्व हुआ। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।